हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखेंगे कि डाकघर निर्यात पोर्टल पर किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से आप अपने आर्टिकल की बुकिंग कर सकते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कस्टमर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ किस तरीके से प्रोफाइल अपडेशन किया जा सकता है। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल अपडेशन के बारे में वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। इससे आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल अपडेशन में सहायता मिलेगी। साथ ही साथ ये कार्य होने के बाद, इस एक्टिविटी के बाद ही आप आर्टिकल की बुकिंग कर पाएंगे। आर्टिकल की बुकिंग करने के लिए हमें DNK के कस्टमर पोर्टल पर जाना होगा। मैं DNK के कस्टमर पोर्टल पर आपको ले चलता हूं ताकि आप लोग ये देख पाएँ कि कैसे बुकिंग हो सकती है। सो DNK के कस्टमर पोर्टल पर हम लोग चलते हैं। DNK कस्टमर पोर्टल का URL है dnk.cpt.gov.in/customers.web। इस URL को आप कहीं नोट कर लें। यदि संभव हो तो इसे डायरी में नोट करके रखें, क्योंकि ये URL आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी URL से आप DNK के कस्टमर पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। DNK के कस्टमर पोर्टल पर लॉगिन होने के लिए आपको यूजर नेम या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसी एक की आवश्यकता होगी। मैं यूजर नेम से इसमें लॉगिन हो रहा हूं। मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया है, पासवर्ड भी डाल दिया। अभी मैं गेट OTP कर रहा हूं। सिस्टम मेरे मोबाइल पर एक OTP भेजा है। ये OTP है 652555। आप OTP डालें और लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब आप मेनू ऑप्शन में जाएं। मेनू ऑप्शन में आर्टिकल बुकिंग आपको सेलेक्ट करना है। आर्टिकल बुकिंग में जाकर आप देखेंगे कि सबसे लेफ्ट साइड में चेक अवेलेबिलिटी लिखा है। यहाँ आप कंट्री सेलेक्ट करें। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जैसे अफगानिस्तान हमने सेलेक्ट किया एंड चेक अवेलेबिलिटी, इट मीन्स ये हुआ कि अफगानिस्तान के लिए कोई सर्विस उपलब्ध नहीं है। सो आप दूसरा कोई कंट्री सेलेक्ट करते हैं हम लोग। चलिए USA कंट्री ले लेते हैं। इसके लिए अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। सो इनके लिए सर्विसेज उपलब्ध हैं और आप देख रहे हैं नीचे कि हर एक प्रकार के प्रोडक्ट के लिए USA में मैक्सिमम वेट लिमिट क्या है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। जैसे EMS के लिए मैक्सिमम वेट लिमिट 31,500 ग्राम यानी 31.5 kg है। इंटरनेशनल रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट्स और इंटरनेशनल रजिस्टर्ड लेटर, इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट के लिए यह लिमिट 2000 ग्राम का है, जबकि इंटरनेशनल एयर पार्सल के लिए 20,000 ग्राम यानी 20 kg है। सो एक बार आप सर्विसेज ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद ही बुकिंग हो पाएगी। इसी पोर्टल पर आप चाहें तो वेट भी चेक कर सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल EMS मर्चेंडाइज। अब मैं 5 ग्राम यदि आर्टिकल का वेट है, सो क्या होगा इसका पोस्टेज। आप देखेंगे सिस्टम ने पोस्टेज कैलकुलेट किया 2006 और इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। नाउ इस पोर्टल के माध्यम से आप वेट डालने के बाद सर्विसेज का नाम सेलेक्ट करें, वेट डालें और कैलकुलेट क्लिक करें, आपको पोस्टेज पता चल जाएगा। सबसे नीचे आप देख रहे हैं डेंजरस गुड्स की लिस्ट है, नारकोटिक्स ड्रग्स का लिस्ट है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का लिस्ट है, प्रोहिबिशंस का लिस्ट है। हालांकि
प्रोहिबिशन आप इन सभी को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप के लिए प्रोहिबिशन रेस्ट्रिक्शंस आदि का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। नाउ हम लोग बुक आर्टिकल में जाते हैं। यहाँ आप सर्विसेज सेलेक्ट कर लीजिए, इंटरनेशनल EMS मर्चेंडाइज। नाउ हमने सेलेक्ट किया कमर्शियल गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, कमर्शियल सैंपल, सेल ऑफ गुड्स, रिटर्न गुड्स, अदर्स। तो हमें सेल ऑफ गुड्स या कमर्शियल सैंपल जो भी आपका केस हो आप एक को सेलेक्ट करें। मैंने सेल ऑफ गुड्स सेलेक्ट कर लिया है। नाउ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ आइटम इन कंसाइनमेंट, यानी आपने जो अपना पैकेज तैयार किया है, आपने जो पैकेजिंग किया है, आपने जो पार्सल तैयार किया है, उसमें कितने प्रकार की वस्तुएं हैं। सपोज कीजिए आपको किसी बायर्स ने 2 kg राइस और एक वाटर बोतल, हॉट वाटर बोतल और 5 गारमेंट्स के ऑर्डर दिए हैं। सो आपका टाइप्स ऑफ आइटम्स हो गया 3। पहला टाइप हो गया राइस, दूसरा टाइप हो गया हॉट वाटर बोतल और तीसरा टाइप हो गया आपका गारमेंट्स। सो 3 टाइप्स के प्रोडक्ट आप जो है उस पार्सल के अंदर डाल रहे हैं। सो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ आइटम इन कंसाइनमेंट 3। नाउ वेट ऑफ द पार्सल, यानी पूरा पैकेज करने के बाद वेट क्या आता है। आपने आइटम डाल दिया और पूरा पैकेजिंग कर दिया और तब हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर वेट क्या आ रहा है। सो वेट मानकर चलते हैं 3000 ग्राम्स, यानी 3 kg वेट है। और टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम हम 5000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ मान लेते हैं। आप देखेंगे HDR वैल्यू जो आ रहा है ये ऑटो आएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। और ये HDR वैल्यू स्पेशल ड्राइंग राइट्स पोस्टल ऑपरेटर्स जो हैं उनके बीच के सेटलमेंट की एक यूनिट है, इसलिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। नाउ इंस्ट्रक्शंस इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी, ये जो आप देख रहे हैं साइन बंधु भाइयों, इन साइन के नीचे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मित्रों आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या डिटेल्स हैं। आर्टिकल्स अनडिलीवर्ड देन फर्दर इंस्ट्रक्शंस, अर्थात यदि आर्टिकल आपका डिलीवर्ड नहीं होता है तो क्या करना है उस आर्टिकल का, इसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शंस देना है। इसमें आपके 3 प्रकार के इंस्ट्रक्शंस हैं। एक एबेंडन्ड का मतलब है कि आर्टिकल अगर डिलीवर्ड नहीं होता है तो आपको वापस नहीं चाहिए। दूसरा है RTS प्रायोरिटी, मीन्स आपको वापस चाहिए और बाई एयर मार्ग से आना है। और तीसरा RTS नॉन प्रायोरिटी, यानी आपको वापस चाहिए लेकिन इसकी सरफेस रूट से वापसी है। सरफेस रूट का मतलब है ये सी रूट या सरफेस, समुद्री एरिया से आएगा या सड़क मार्ग से आएगा। सो बाई शिप और बाई रोड, इसका मतलब ये हुआ। अब आप देखें यदि आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो पेरिसेबल नेचर का है, जैसे आपने किसी को स्वीट्स भेजा है या कोई ऐसा प्रोडक्ट भेजा है जो 15-20 दिनों के अंदर में ख़राब हो जाने की स्थिति में है, तो ऐसे में यदि कोई आइटम वापस आता भी है तो आपके किसी काम का नहीं होगा। तो दोस्तों इसके लिए अबेंडन्ड इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सही होगा। दूसरी चीज़, यदि किसी वस्तु का मूल्य, यदि किसी गुड्स का मूल्य बहुत ही कम है, सपोज 100 रुपीज़ का गुड्स है, सो ऐसे केस में जहाँ पर प्राइसिंग बहुत ही कम हो वहाँ पर भी अबेंडन करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रिटर्न के समय इसमें चार्जेज अप्लाई होते हैं और वो चार्जेज हो सकता है कि अगर कम मूल्य का आपके गुड्स का प्राइस कम है तो रिटर्न चार्जेज जो है गुड्स के प्राइस से भी ज़्यादा पड़ जाए। सो ऐसे में भी अबेंडन का इंस्ट्रक्शंस दिया जा सकता है। नाउ जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हमने प्रोडक्ट देखा है अभी तक, वो EMS अर्थात इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है, इसमें रिटर्न चार्जेज अप्लाई नहीं होता है। एयर पार्सल के केस में ही केवल रिटर्न चार्जेज लगता है। तो जब कभी भी आप ऊपर सेलेक्ट प्रोडक्ट में अगर एयर पार्सल सर्विस सेलेक्ट करते हैं तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आप इंस्ट्रक्शंस क्या दें। अन्य प्रोडक्ट के लिए यदि आप RTS प्रायोरिटी कर देते हैं तो लौटने के बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई रिटर्न चार्जेज नहीं लगेगा। नाउ आप देखिए ये क्या चीज़ है, नंबर ऑफ लाइसेंस, इनवॉइसेस, सर्टिफिकेट्स। लाइसेंस का अर्थ है यदि कोई ऐसा गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसे आपने मैन्युफैक्चर किया है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की ज़रूरत है। जैसे जब आप मेडिसिन के अगर मैन्युफैक्चरर हैं
तो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़, कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके एक्सपोर्ट के लिए आपको अलग से लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यदि आप टी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको टी बोर्ड ऑफ इंडिया से एक अलग से लाइसेंस की ज़रूरत है। तो आपके पार्सल के अंदर यदि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस या एक्सपोर्ट लाइसेंस की अलग से ज़रूरत है, तो आप ध्यान रखें, नंबर ऑफ लाइसेंस का मतलब हुआ ऐसे कितने प्रोडक्ट आपने पार्सल में रखे हैं जिनका लाइसेंस ज़रूरी है, उस प्रकार के प्रोडक्ट का नाम लिखना है। जैसे आपने अगर मेडिसिन किसी को भेज रहे हैं तो मेडिसिन, और वो भी आपने मैन्युफैक्चर किया है, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सो एक प्रोडक्ट हो गया मेडिसिन जिसके लिए आपने मैन्युफैक्चरिंग, तो जो भी प्रोडक्ट आप डाल रहे हैं उसमें से अगर आपने 2-3 प्रोडक्ट, 4 प्रकार के प्रोडक्ट एक ही पार्सल में डाले हैं, तो जितने प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है उतना नंबर यहाँ लिखना है। नाउ इनवॉइस क्या चीज़ होता है? इनवॉइस बोलचाल की भाषा में जिसे बिल बोला जाता है या कैश मेमो बोला जाता है। तो जब भी आप कहीं से खरीदते हैं तो आप जैसे कैश मेमो लेते हैं, तो चूंकि आप सेलर हैं इसलिए आपको इनवॉइस देना जरूरी है। और कमर्शियल सेलिंग में इनवॉइस एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, इसलिए इनवॉइस की एंट्री यहाँ जरूर करें। यदि आप सैंपल भेज रहे हैं तो वहाँ इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देख रहे हैं सेल ऑफ गुड्स है इसलिए इनवॉइस दीजिए। यदि आपका कमर्शियल सैंपल हो तो इनवॉइस देने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्टिफिकेट क्या होता है? कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके लिए गुड्स होते हैं जिनको जब बाहर भेजते हैं तो बाहर भेजने पर यहाँ NOC लगता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का होना चाहिए। जैसे अगर आप मेडिसिन सेल कर रहे हैं तो मेडिसिन के लिए आपको असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आप स्पाइस भेज रहे हैं तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। सो इसमें ध्यान रखना है। यदि आपने ओल्ड क्वाइंस भेजा है तो आपको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप क्या भेज रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा सर्टिफिकेट के लिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप ऐसा नहीं भेज रहे हैं जिसके लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है तो ये चीज़ ब्लैंक रखने की ज़रूरत है। बट इनवॉइस इज मैंडेटरी इफ़ इट इज ए सेल ऑफ गुड्स फॉर ईच एंड एवरी आइटम। हर एक आइटम के लिए जिनका आप सेल कर रहे हैं इनवॉइस बहुत ज़रूरी है। और मित्रों, इसको लिखना आप ना भूलें, ये बहुत ही ज़रूरी है। सो PBE 3 और PBE 4 ये क्या है? सो इलेक्ट्रॉनिक PBE, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट, जब हम फाइल करते हैं तो इसकी 2 कैटेगरी है, PBE 3 और PBE 4। PBE 3 क्या है? जब आपने ऑर्डर ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू लिया है तो यहाँ PBE 3 फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। ई-कॉमर्स वेबसाइट का मतलब है कि कोई ऐसी ई-मार्केट प्लेस या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो बायर्स और सेलर के बीच एक ब्रिज का काम करती है, जिसके माध्यम से आपने ऑर्डर लिया है, जिसके माध्यम से आपके बायर्स ने आपको डिजिटली पेमेंट किया है और जिसके माध्यम से आप उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हम ये सामान, आपके गुड्स को डिस्पैच कर चुके हैं। तो अगर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आपका ऑर्डर आया है तो आपको PBE 3 सेलेक्ट करना है। कभी कभी हमें ऑर्डर अपने फ्रेंड्स के माध्यम से या टेलीफोनिक जानने वालों के थ्रू मिल जाता है, तो ऐसे में PBE 4 आपको भरना है दोस्तों। तो हम इसमें अभी मैं PBE 3 ले रहा हूँ। एक एक फील्ड के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप ये फील्ड भर रहे हों तो आपको एक आइडिया आए कि इसमें क्या भरना है, क्या भरना सही रहेगा। नाउ आप देखेंगे DOP कस्टमर ID। क्या है ये DOP कस्टमर ID? सो DOP कस्टमर ID का मतलब है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ बल्क कस्टमर कंट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये किस प्रकार का कंट्रैक्ट करते हैं वो? सो बल्क कस्टमर जो हैं वो DOP के साथ एडवांस पेमेंट फैसिलिटी या बुक नाउ पे लेटर के लिए कंट्रैक्ट करते हैं। सो यदि आपने DOP के साथ इंटरनेशनल मेल भेजने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, सो वो आपको एक कस्टमर ID, हर एक कस्टमर को एक कस्टमर ID जनरेट करते हैं। और कस्टमर ID जनरेट होने के बाद
प्रोडक्ट वाइज, जैसे ईएमएस के लिए कॉन्ट्रैक्ट आईडी होगा, एयर पार्सल के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आईडी बनाएंगे, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स रजिस्टर्ड मेल के लिए तीसरा आईडी बनेगा और आईटीपीएस के लिए चौथा आईडी बनेगा। तो जिस जिस प्रोडक्ट के लिए आप एडवांस पेमेंट फैसिलिटी चूज करेंगे उतने प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट आईडी बनेगी। सो यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है डीओपी के साथ तो आपका एक कस्टमर आईडी होगा और प्रोडक्ट वाइज कॉन्ट्रैक्ट आईडी होगा जितने प्रोडक्ट का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। सो वो दोनों ही आईडी, कस्टमर आईडी और कॉन्ट्रैक्ट आईडी, आपके डीएनके के यूजर नेम के साथ लिंक करना पड़ेगा ताकि इसमें बुक किए गए आर्टिकल का पेमेंट एडवांस पेमेंट फैसिलिटी या बुक नाउ पे लेटर के हिसाब से हो सके। ध्यान रखें, बुक नाउ पे लेटर की फैसिलिटी केवल ईएमएस में ही उपलब्ध है। अब यदि किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट डीओपी से नहीं गया है तो उसका एक कैश पेमेंट का एक डिफ़ॉल्ट कस्टमर आईडी है 3000048090, ये सभी में आएगा। लेकिन यदि आप कॉन्ट्रैक्चुअल हैं तो आपका एक अलग से स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट आईडी होगा और प्रोडक्ट वाइज कॉन्ट्रैक्ट आईडी होगा। इसको लिंक करने के लिए आपको अपने डाकघर निर्यात केंद्र में जो पोस्ट मास्टर हैं, जो सुपरवाइजर हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनको अपने बिजनेस प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट देना होगा और रिक्वेस्ट करना होगा कि आप हमारा कस्टमर आईडी और कॉन्ट्रैक्ट आईडी यूजर आईडी के साथ लिंक करवा दें। सो पोस्टल डिपार्टमेंट में CEPT सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी मैसूरू के द्वारा ये बैकएंड से आपके कॉन्ट्रैक्ट आईडी और कस्टमर आईडी को आपके यूजर आईडी से लिंक किया जा सकता है। दोस्तों, ये आपका कस्टमर टाइप कमर्शियल होगा, चूँकि कमर्शियल टाइप के लिए ही पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट है। अब IEC, AD कोड और GSTIN, आपने देखा कि प्रोफाइल जब हम लोग अपडेट कर रहे थे तो हमने IEC फील्ड भरा था, AD कोड भरा था और GSTIN भरा था। तो ये तीनों के तीनों उसी फील्ड से सिस्टम ने फेच कर लिया है। नाउ सेंडर्स कस्टम्स रेफरेंस नंबर क्या है? सो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री हैं, यूरोपियन यूनियन में एक नियम है कि वो कस्टम्स ड्यूटी का सेटलमेंट अपने सिटीजन के माध्यम से ही करते हैं और हर एक यूरोपियन यूनियन के हर एक देशों ने अपने सिटीजन को कस्टम ड्यूटी सेटलमेंट के लिए एक अथराइज्ड नंबर दिया हुआ है जिसे IOSS नंबर कहा जाता है। यूरोपियन यूनियन के बाहर का कोई भी सेलर यदि यूरोपियन यूनियन में कुछ बेचना चाहता है, कुछ सेल करना चाहता है, तो उसे यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री के एक ऐसे सिटीजन से कंसल्ट करना होगा जिनको वहाँ के कस्टम्स ने कस्टम ड्यूटी सेटलमेंट के लिए लाइसेंस दे रखा है और यही नंबर यहाँ पर एंटर्ड करना होगा। दोस्तों, ये नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी ई-कॉमर्स पोर्टल से जुड़े हैं तो हर एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने ये नंबर ले रखा है, सो आपको वो नंबर ऑटो इसमें काम कर जाएगा। जैसे ही आप नंबर की यहाँ एंट्री करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग जो है, आपके पूरे बुकिंग डाटा को फॉरेन कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं, फॉरेन कंट्री के कस्टम्स के साथ। और इस आर्टिकल के अगेंस्ट में जो भी IOSS नंबर होता है उस पर जो भी कस्टम ड्यूटी दे होती है वो उस सिटीजन से सेटल करता है जिस सिटीजन को ये नंबर अलॉट किया होता है। तो आपको यूरोपियन यूनियन में कुछ भी भेजने के पहले वहाँ के किसी सिटीजन से कंसल्ट करना होगा जिनके पास IOSS नंबर है, अर्थात जिनको वहाँ के कस्टम्स ने अथराइज कर दिया है कस्टम ड्यूटी के लिए, और वो नंबर फीड करने के बाद ही आप इसको सेल कर सकते हैं। खैर, ये कस्टम सेंडर्स कस्टम्स रेफरेंस नंबर अर्थात IOSS नंबर की ज़रूरत यूरोपियन यूनियन के देशों में कोई गुड्स सेल करते वक्त ही देना है और ये मैंडेटरी है। इसीलिए आप ध्यान रखिए, इसको याद कर लीजिए कि सेंडर्स कस्टम्स रेफरेंस नंबर के फील्ड में आपको IOSS नंबर फीड करना है। नाउ सेल्फ फाइलिंग आपको यस करना है, देन आप नेक्स्ट में जाइए। अब आप देख रहे हैं कि इस साइड में आपको रिसीवर डिटेल्स भरना है। सेंडर डिटेल्स आपने जो एक बार फीड कर दिया सिस्टम वो फेच करता रहेगा। नाउ रिसीवर में मैं नाम लिखता हूँ। पहला फील्ड आपको नाम लिखने का है।
सेकंड फील्ड है कंपनी का नाम, अपार्टमेंट का नाम, हाउस का नाम, प्रीमाइसेस का नाम आपको लिखना है। सो मैं इसमें एक कंपनी का नाम लिख दे रहा हूँ। नाउ अब आइए एड्रेस 1 में क्या लिखना है, आपको लोकालिटी लिखना है। सो लोकालिटी हम लोग लिख देते हैं। एड्रेस 1 में हम लोकालिटी क्या लिखेंगे, सो लोकालिटी हम लिख दिए मोहन गार्डन। सो यहाँ आपको लोकालिटी लिखना है और यहाँ दोस्तों आपको स्ट्रीट नंबर, रोड नंबर या रोड का नाम या स्ट्रीट का नाम लिखना है। ये ध्यान रखिए, ये काफ़ी ज़रूरी है कि किस फील्ड में आपको क्या लिखना है। देन आप सिटी का नाम लिख दीजिए। मैंने सिटी का नाम लिख दिया यहाँ पर, न्यूयॉर्क। देन यहाँ जिप कोड आप लिख देंगे। देन यूएसए ऑलरेडी आ रहा है। देन यहाँ पर आप कस्टमर का मोबाइल नंबर लिख देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि मोबाइल नंबर जो है और वहाँ का जो कोड है आईएसडी कोड वो मिलकर 12 डिजिट से ज़्यादा ना हो। और देन ईमेल आईडी लिख दीजिए, जो भी कस्टमर हैं उनका, जो बायर्स हैं उनका आप ईमेल आईडी लिख दीजिए। तो इस प्रकार से फील्ड भरना है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं, फर्स्ट फील्ड में नेम, सेकंड में कंपनी का नाम, थर्ड में लोकालिटी, एड्रेस 1 मीन्स लोकालिटी, देन आपको स्ट्रीट नंबर, रोड नंबर या रोड का नाम, स्ट्रीट का नाम, देन सिटी, देन आपको जिप कोड, देन यहाँ पर आपको यूएसए कंट्री नाम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी। आप ध्यान रखें यहाँ पर आप यदि शहर का 2-3 लेटर लिखेंगे, 3 या 4 लेटर लिखेंगे तो नीचे आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड कराता है जहाँ से आप पोस्ट कोड देख सकते हैं। बट एनीवे जो आपको आपके बायर्स ने, जो खरीदार हैं, जो आपके कस्टमर हैं, उन्होंने जो जिप कोड दिया है वो यहाँ पर सही सही आपको नोट कर देना है। एड्रेस सही लिखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पेज पर जो आप एड्रेस लिखेंगे उसी के मुताबिक सिस्टम आपको कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म प्रिंट कर देगा। वही डाटा हम फॉरेन कंट्री में भी कस्टम्स को शेयर करेंगे। सो जब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये आपका डाटा शेयर करता है तो डेस्टिनेशन कस्टम्स बेस्ड ऑन डाटा आपके आर्टिकल का क्लियरेंस पहले ही कर देते हैं। यदि इस डाटा में कोई दिक्कत होगी तो क्लियरेंस में समय लगेगा। देन हम जाएंगे नेक्स्ट जाने के बाद ये देखिए ये क्या है, तो पीस डिटेल है, यानी जितनी वेराइटीज के आइटम, हमने 3 वेराइटी का आइटम अपने पार्सल में डाला था, आपको ध्यान है। और देखिए ये यहाँ पर भी ये आ रहा है सिस्टम में कि पीस काउंट कितना डाला है, 3 पीस काउंट, मतलब हमको राइस भेजना है, वाटर बोतल और गारमेंट्स, ये 3 चीज़ें हमारे बायर्स ने ऑर्डर किया था, उसका हम एक पैकेज बना रहे थे। तो इन तीनों का डिटेल्स हम बारी बारी से देंगे। पार्सल का वेट कितना है, 3000 ग्राम, और टोटल अमाउंट क्या है, 5000। नाउ सी, अब हम राइस भेज रहे थे, सबसे पहले राइस का एचएस कोड यहाँ से हम देखते हैं। राइस लिखा, ये इसको दबाएं, यहाँ पर आपको 14 रिजल्ट्स आया। देन ये क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शंस में, मैंने बासमती राइस सेलेक्ट किया, ओके किया, सो ये हमको आ गया। देन यूनिट्स हमने केजी लिया, यहाँ पर 2 केजी हमने फीड किया। देन इनवॉइस नंबर मैं मेंशन करता हूँ। देन यहाँ पर इनवॉइस का डेट लिखते हैं। देन ग्रॉस वेट मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ग्रॉस वेट एंड नेट वेट क्या डिफरेंस है, ग्रॉस वेट विद पैकेज और नेट वेट विदाउट पैकेज। सो ग्रॉस वेट मैंने लिखा 2050 ग्राम, नेट वेट 2000 ग्राम, यानी 50 ग्राम पैकेजिंग के साथ, 2050 ग्राम विद पैकेजिंग। नाउ एफओबी क्या है, एफओबी मीन्स फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब ये हुआ कि आपका डिलीवरी चार्ज छोड़कर क्या कॉस्टिंग है। सो इन दैट केस कभी कभी जब आप बायर्स को सेल करते हैं तो आप उनको डिलीवरी चार्ज फ्री करते हैं, यानी ये एफओबी वैल्यू आपने जो ये टोटल प्राइस दिखाया है उससे कम हो सकता है, या मैक्सिमम इनवॉइस में जो वैल्यू लिखा है वो एफओबी वैल्यू हो सकता है। सो मैं एफओबी वैल्यू 1000 ले रहा हूँ। करेंसी आप चुन लीजिए,
कि किस करेंसी में आपने कस्टमर से पैसा लिया है, किस करेंसी में आपने बिजनेस किया है। जो करेंसी आपको दिख रहा है, ये करेंसी इंडियन कस्टम्स ने आपको बिजनेस करने के लिए ऑथराइज किया है। इन करेंसी के अलावा किसी अन्य करेंसी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस नहीं किया जा सकता है। आप कोई भी करेंसी इसमें सेलेक्ट करेंगे, उसका एक्सचेंज रेट आ जाएगा। यह एक्सचेंज रेट डे टू डे चेंज होने वाले रेट नहीं है, इसलिए गूगल पर आप जो रेट देखते हैं वो रेट और ये रेट अलग अलग हो सकता है। कस्टम्स, इंडियन कस्टम्स हर 15 डेज पर एक एवरेज एक्सचेंज रेट देता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में काम आता है। जो वेबसाइट पर दिखाया जा रहा है, जो भारतीय डाक विभाग द्वारा डाकघर निर्यात पोर्टल के कस्टमर पोर्टल पर वेबसाइट पर दिखाया गया है, जो आप कस्टमर पोर्टल पर देख रहे हैं एक्सचेंज रेट, वो इंडियन कस्टम्स के द्वारा एक स्टैंडर्ड रेट दिया गया है। नाउ यदि हमने इंडियन रुपीज़ सेलेक्ट किया, सो इंडियन रुपीज़ का एक्सचेंज वैल्यू देखिए 1 आ रहा है। मैंने वैल्यू इन करेंसी 1000 नोट कर दिया। नाउ एक्सपोर्ट ड्यूटी राइस पर कुछ नहीं है, मैंने 0 किया। एक्सपोर्ट ड्यूटी अमाउंट कुछ नहीं है। देन शेष कुछ नहीं है। देन शेष अमाउंट कुछ नहीं है। अभी राइस के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ नहीं है, इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी रेट 0, एक्सपोर्ट ड्यूटी के अमाउंट 0, शेष रेट 0 एंड शेष अमाउंट 0। आप जो प्रोडक्ट सेल करते हैं आपको पता होना चाहिए कि इस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है, अकॉर्डिंगली आपको फिल करना पड़ेगा। देन यहाँ पर CTH एंड HS कोड। HS कोड क्या होता है? तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO ने हर एक प्रकार के गुड्स के लिए एक यूनिक नंबर अलॉट किया हुआ है जिसे HS कोड कहते हैं। चूँकि इसको वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है ये नंबर हर एक गुड्स के अगेंस्ट में, इसलिए वर्ल्ड के सभी कस्टम्स इस नंबर के थ्रू आपके गुड्स के प्रकृति को, गुड्स के नेचर को, आपका गुड्स क्या है अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि कंट्री टू कंट्री एक ही प्रकार के गुड्स का अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन जो ये नंबर हैं, जो HS कोड हैं, चूँकि WCO ने दिया है, इसलिए वर्ल्ड के सभी कस्टम्स को पता है कि आप क्या भेज रहे हैं। तो यदि वस्तु के बारे में, यदि आपके गुड्स के बारे में कस्टम्स के पास क्लैरिटी है कि आप कौन सा गुड्स उस देश में भेज रहे हैं, तो कस्टम्स को 2 चीज़ों में सुविधा होगी। पहला, ड्यूटी लेवी करने में, इस पर कितनी ड्यूटी आनी चाहिए, और दूसरा यह डिसाइड करने में कि यह आर्टिकल उनके कंट्री में प्रोहिबिटेड तो नहीं है। आप जो आर्टिकल भेज रहे हैं वो उस देश में जहाँ पर आप भेज रहे हैं वहाँ अलाउड है या अलाउड नहीं है, इसका डिसीजन HS कोड से होगा। अगर अलाउड है तो इस पर ड्यूटी क्या लगेगी, ये भी इस HS कोड से उनके पास क्लैरिटी आ जाएगी। तो अगर ये क्लैरिटी कस्टम्स के पास है तो आपका आर्टिकल उस देश में पहुंचने के पहले ही डिजिटल क्लियर्ड हो चुका होगा, और जब वो आपके उस देश में पहुंचेगा तो ऑटो ही डिलीवरी के लिए सॉर्टिंग के बाद भेज दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है HS कोड सही लिखना। CTH कोड और HS कोड लगभग एक ही जैसे होते हैं, तो ये सेम सिस्टम फेच कर लेगा। नाउ सीरियल नंबर, चूँकि हमने 3 आइटम डाला है, सो इनवॉइस का पहला सीरियल नंबर हमने ले लिया इसके लिए। नाउ वैल्यू, हमने वैल्यू डाल दिया इस पर्टिकुलर राइस का 1000। नाउ LUT बॉन्ड, जब हम लोग अपना प्रोफाइल अपडेट कर रहे थे तो बिजनेस प्रोफाइल में हमने LUT नंबर के बारे में डाला था। LUT या बॉन्ड डिटेल्स आपने अगर फीड कर दिया है तो चेक कर लीजिए, ये फाइनेंशियल ईयर वाइज बदलता रहता है, हर एक फाइनेंशियल ईयर का अलग अलग LUT होता है। तो आप एक बार चेक कर लें कि जो LUT आपने डाला है वो इसी फाइनेंशियल ईयर का है या नहीं। दूसरा, अगर आपने LUT का एंट्री किया है और अगर यस आप नहीं करेंगे तो आपके PBE में ये LUT का नंबर डिस्प्ले नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें और इसका खास ख्याल रखें कि अगर आपने यदि GST डिपार्टमेंट से LUT रख रखा है तो बिजनेस प्रोफाइल भरते समय LUT की एंट्री जरूर करें बिजनेस डिटेल्स में, और साथ ही साथ जब कंसाइनमेंट का डिटेल्स भर रहे हो, जब पीस डिटेल भर रहे हो, तो LUT बॉन्ड डिटेल्स को क्लिक करने के बाद यस जरूर करें, या आप ओके करें, या आपके अब PBE में
जब भी अप्रूव्ड होगा तो जनरेट करते समय LUT भी रिफ्लेक्ट होगा। नाउ यहाँ आप उसको वो URL लिखना है जिस वेबसाइट के थ्रू आपने ये ऑर्डर लिया है। नाउ पेमेंट ID, चूँकि डिजिटल पेमेंट हुआ है सो यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर लिखने हैं। स्टॉक कीपिंग यूनिट नंबर क्या है, चूँकि आप सेलर हैं तो आप जो आप प्रोडक्ट का स्टॉक अपने यहाँ रखे हैं उसका आपने कोई नंबरिंग कर रखा है। सपोज कि आपके पास 50 पैकेट्स हैं 2 kg राइस वाले, 50 पैकेट्स आपने रखे हैं और इसमें 13 नंबर का पैकेट्स आपने सेल किया है इस पर्टिकुलर कस्टमर को और इस पर्टिकुलर पार्सल में आप डाल रहे हैं। सो ये SKU नंबर हो गया। अब आप ऐड पीसेस कर लीजिए। सो पहले पीस के बारे में जानकारी आपने भर लिया है जो यहाँ पर दिखा रहा है 1/3, यानी पहले पीस का डिटेल्स सिस्टम के पास आ गया। अब दूसरे गुड्स का डिटेल्स आपको डालना है, चूँकि आपने 3 गुड्स की बात हम लोगों ने किया था। अब सेकंड गुड्स हमने क्या डाला था, तो हॉट वाटर बोतल हमें डाला है, तो हॉट वाटर बोतल लिखा, इसको हमने क्लिक किया। देखिए यहाँ 9 रिजल्ट्स आ गए। यहाँ जाइए, आप देख रहे हैं हॉट वाटर बोतल्स, कितने हॉट वाटर बोतल्स हम लोग दे रहे हैं, तो ये नंबर में हो सकता है इसलिए इसका यूनिट होगा पीसेस। ये केजी में तो नहीं होगा हॉट वाटर बोतल, तो आपको ध्यान देना है कि क्या है। यदि आप डायमंड भेज रहे हैं तो कैरेट में आएगा, यदि आप कपड़े भेज रहे हैं मीटर में आएगा, कोई लिक्विड्स हैं तो लीटर में आएगा, कोई अगर ज्वेलरी भेज रहे हैं तो ग्राम में आ सकता है। तो आपको यूनिट वैसे डिसाइड करना है। अब हमारे पास हॉट वाटर बोतल सपोज 5 भेज रहे हैं और मैंने इसका वजन लिख दिया, ग्रॉस वेट अलॉन्ग विथ पैकेजिंग 350। चूँकि इनवॉइस तो एक ही है हमारा तीनों आर्टिकल के लिए, इसलिए इनवॉइस नंबर और डेट में कोई चेंज नहीं है। और हमने नेट वेट लिख दिया विदाउट पैकेजिंग, ये बोतल 325 ग्राम है, विथ पैकेजिंग 350 ग्राम। नाउ इसका भी वैल्यू हम मानकर चल रहे हैं कि इसका वैल्यू हमने डाल दिया 5 बोतल हमने डाल दिया 2000। सो इसका वैल्यू हमने डाल दिया 2000 का बोतल। नाउ हॉट वाटर बोतल पर भी कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, ये इसका सीरियल नंबर आपके इनवॉइस में होगा 2, चूँकि दूसरा आर्टिकल है। नाउ GST डिटेल्स आपका क्या है, यस आपने LUT बॉन्ड तो पहले ही कर लिया है, URL सेम है, पेमेंट भी आपका तीनों आर्टिकल का, अगर 3 गुड्स का उसने ऑर्डर दिया तो एक ही साथ पेमेंट किया होगा, इसलिए पेमेंट ट्रांजैक्शन ID भी सेम रहेगा। SKU नंबर, अब बोतल सपोज कीजिए आपके पास 100 बोतल का स्टॉक था और आपने इसमें जो बोतल 5 बोतल भेज रहे हैं, वो जो 5 बोतल का पैक है इसका स्टॉक नंबर है 5। आप करें ऐड पीसेस। अब देखिए यहाँ आ गया, 2 चीज़ों का आपने डिटेल्स फीड कर दिया और अब तीसरी चीज़ का हमें डिटेल्स भरने की ज़रूरत है। सो तीसरा चीज़ हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास क्या था, क्लॉथ। तीसरा हम क्लॉथ भेज रहे हैं, यहाँ क्लिक करेंगे और जब क्लिक करेंगे तो क्लॉथ के बारे में 42 आ गया। अब देख लीजिए इसमें आप कौन सा क्लॉथ्स में क्या भेज रहे हैं, तो जो भी जैसे लॉन्ग क्लॉथ हमने भेजा, ओके, और ये लॉन्ग क्लॉथ हमने भेज दिया 5 सपोज, और इसका जो हमने वजन डाल दिया, तो इसमें बहुत ध्यान देने की बात है। ग्रॉस वेट आपने टोटल कितना लिखा है, 3000 ग्राम लिखा है। सो आपने 2050 ग्राम क्या था, 2050 ग्राम आपने क्या रखा, राइस। 350 ग्राम क्या रखा आपने, 350 ग्राम हॉट वाटर बोतल। टोटल हो गया 2400 ग्राम। नाउ 600 ग्राम ये हो गया। सो 3000 ग्राम का हमें पूरा आ गया। नाउ इसका वेट हम मान लेते हैं कि विदाउट पैकेजिंग ये 550 ग्राम है। देन इसका वैल्यू भी हम लोग कुछ ले लेते हैं, क्लॉथ्स का वैल्यू 2000 हमने ले लिया, 2000 ओके। क्लॉथ पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, सो कोई बात नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। नाउ एक ही इनवॉइस हम बना रहे हैं, लेकिन सीरियल नंबर क्या हो गया, 3। अब देखिए इसको भी मैं करूँगा ऐड पीसेस, तो कितना है आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर तीनों के तीनों पीस के डिटेल्स आ गए, ओके। टोटल हमारा वेट आ गया 3000 एंड टोटल 5000 वैल्यू था, वो आ गया, मैच कर गया। यानी 3 प्रकार की वस्तुएं थी, 3 पूरे पार्सल का वैल्यू हमने 5000 लिखा था, तीनों प्रकार की वस्तुओं का वैल्यू मिलकर
5000 हो गया। हमने पूरे पैकेट का वजन क्या बताया था, 3000 ग्राम, और उसके वस्तु का नेट वेट क्या है, 2875, यानी बाकी पैकेजिंग मटेरियल होगा आपका। और देन ये करने के बाद हम लोग यहाँ आ गए, नेक्स्ट में गए। अब डिक्लेरेशन पार्ट आ गया। डिक्लेरेशन में देखिए, वी डिक्लेयर डैट वी इंटेंड टू क्लेम रिवार्ड्स अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत हम क्लेम लेना चाहते हैं। आपको इंटेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा तभी मिलेगा। सेकेंड और थर्ड देखिए, सेकेंड है, वी डिक्लेयर दैट वी इंटेंड टू जीरो रेट आवर एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट। इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई ड्यूटी पे किए हुए हैं या जो भी ड्यूटी हमने पे किया है, कोई अगर IGST हमें लगा है इस गुड्स पर एक्सपोर्ट के लिए, तो वी विल टेक इट रिफंड। और थर्ड क्या है, वी डिक्लेयर दैट गुड्स आर एग्जम्प्टेड अंडर CGST, SGST, UTGST, IGST। तो ये ध्यान देने जैसी बात है कि CGST, SGST, UTGST, IGST कह दिया। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, तो इसमें जो है अगर एग्जम्प्टेड है तो फिर तो वापस लेने का मतलब नहीं है, तो या तो एक टैक्स एग्जम्प्टेड है या तो टैक्स लगा है तो हम वापस लेंगे, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो ये दोनों ही घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। नाउ आपको नेक्स्ट डिक्लेरेशन कि आपने जो भी डाटा भरा है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको भरना है एंड देन सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अकाउंट नंबर, आपका जो आर्टिकल का बुकिंग ID नंबर जनरेट हो जाएगा, आर्टिकल ID जनरेट हो जाएगा। ये आर्टिकल ID 4000033013। नाउ PB नंबर भी आ गया, आप ओके करें। देखिए कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया। ये कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर आपके पूरे डिटेल्स आ गए। भेजने वाले का पता आ गया, ये भेजने वाले का एड्रेस है, पाने वाले का एड्रेस है, ये आपने जो डिटेल्स भरे थे तीनों प्रकार के आइटम के वे सभी आ गए। तो ये एक इनवॉइस हो गया। इसको अब आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप जो है इसको कहीं पर आप इसको सेव कर लीजिए। आप इसका प्रिंट भी लेकर एक रख सकते हैं। देन आइए, ये आपका इनवॉइस जनरेट हो गया। अब हमारा अगला काम क्या होगा, अब हमारा अगला काम होगा, देखिए वही नंबर है 33013 4000033013। ये कस्टम डिक्लेरेशन वाले पार्ट पर भी ये मेंशन है। सो ये प्रिंट करके आपको पार्सल के ऊपर चिपका देना है। तो आपको एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ये काफ़ी रीडेबल एड्रेस है। ये 4 इंच इंटू 6 इंच में आपको ये प्रिंट हो जाएगा स्टैंडर्ड साइज में। सो आपके पार्सल पर ये आ जाएगा। दोस्तों, इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, फॉर्म्स डाउनलोड में जाना है। यहाँ आपका आर्टिकल का नंबर डालिए EY400330113IN। ये आर्टिकल नंबर था हमारा जनरेट हुआ। देन इसमें जाइए, इनवॉइस फेच करेंगे। देखिए इनवॉइस जनरेट हो गया आपका, जो भी आपने डिटेल्स भरा था उसके हिसाब से इनवॉइस बन गया। तो आपके पास मैनुअल इनवॉइस यदि नहीं है तो सिस्टम ये इनवॉइस जनरेट कर देगा। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करेंगे और देन ये क्या होगा, सेव कीजिए। और आपका ये हमने इनवॉइस भी सेव कर लिया। अब आइए, इनवॉइस आपने प्रिंट कर लिया, एड्रेस के साथ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म प्रिंट कर लिया, उसको आपने चिपका दिया। आप ध्यान रखेंगे, इनवॉइस की एक कॉपी और कस्टम इनवॉइस की जो एक कॉपी है और जो आपके लाइसेंस या कोई सर्टिफिकेट की कॉपी है, तो उसको आप क्या करेंगे कि इस प्रकार से एक लिफाफे के अंदर या किसी ट्रांसपेरेंट कवर के अंदर डाल करके और अपने पार्सल के साथ इस प्रकार से आप फिक्स कर दीजिए कि वो गिरे नहीं। और साथ ही साथ ये जब फॉरेन कंट्री में जाए तो या वहाँ के कस्टम्स को ये पूरा डिटेल्स, ये पूरा जो है इनवॉइस देखने के लिए या लाइसेंस देखने के लिए या NOC देखने के लिए पार्सल खोलने की ज़रूरत न पड़े, वो बाहर से ही ये तीनों डॉक्यूमेंट्स देख पाए। खैर, अब हम लोग चलेंगे। इतना करने के बाद मेनू ऑप्शन, फॉर्म
डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में जब हम जाएंगे तो यहाँ आर्टिकल नंबर भरिए EY400333013IN। देन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए। हमारा डॉक्यूमेंट क्या है, तो हम लोग भर रहे हैं अभी सिंपली इनवॉइस। देन डॉक्यूमेंट नंबर दे दीजिए। डॉक्यूमेंट नंबर क्या था हमारे इनवॉइस का, तो हम लोग देखते हैं हमारा इनवॉइस था ये, हमारा इनवॉइस था, हमने रखा था इनवॉइस, दिस इज आवर इनवॉइस। ये कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया। फिर हम लोगों ने इनवॉइस भी रखा था कहीं, सो वो इनवॉइस जो है हमें यहाँ पर अपलोड करना है। सो हम लोग यहाँ इनवॉइस अपलोड करने के लिए चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल कर हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिया और ये अपलोड, और ये हमने इनवॉइस का नंबर जो डाला था वो इनवॉइस नंबर भी हमने डाल दिया और ये अपलोड। सो इस प्रकार से हमने इनवॉइस अपलोड कर दिया। अब यदि कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो इसमें सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट लिस्टेड हैं। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपका है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। देन यदि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है आपके पास जो इस लिस्ट में नहीं मिल रहा है सपोज, सो आप क्या करेंगे, ये देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया, हमारा इनवॉइस अपलोड हो गया। सो सेकंड डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर नीचे देखिए लिस्ट में यदि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लिस्ट में नहीं है, सो देन यू कैन कम हियर एंड अदर्स, ये मिल गया। और आप यहाँ डॉक्यूमेंट का नाम लिख दीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट जो इसमें नहीं है लिस्ट में वो डॉक्यूमेंट का नाम लिखिए, फाइल चूज कीजिए और अपलोड कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 MB से ज़्यादा का कोई भी फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। सो ये इंश्योर कर लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट 1 MB से ज़्यादा ना हो और ये PDF में होना चाहिए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे भी इसको जान पा सकें। ये काफ़ी आवश्यक जानकारी है जो एक्सपोर्ट में लोगों को काफ़ी सहायता कर सकता है। एक्सपोर्ट DN के पोर्टल पर कैसे आर्टिकल बुकिंग कर सकते हैं ये समझने में उनकी मदद कर सकता है। मैं अगले वीडियो में इस बात पर डिस्कशन करूंगा कि किस तरीके से आप एक साथ 50, 100, 500, 1000 आर्टिकल को एक साथ कैसे बुक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब मैं अगली वीडियो लेकर आऊं तो आपको पता चल सके कि ये अगली वीडियो आ गया है। धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।